इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, बैंक्स को जो क्रेडिट कार्ड देते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है, उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड जो मिलता है उस पर कुछ इंटरेस्ट आता है तो उस इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है, और उसके अलावा क्या है कि उसके ऊपर जो पेनल्टीज़ लगती हैं। मान लिया आप जो पैसा क्रेडिट कार्ड में यूज़ करते हैं, अगर उसको आप चुका नहीं पाते हैं तो वो पेनल्टीज़ कैसे लगती हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आपको वीडियो का टॉपिक पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो देखने से डेबिट कार्ड जैसा दिखता है। वही डेबिट कार्ड जो आपके बैंक अकाउंट से एसोसिएटेड होता है और आप एटीएम में जाते हैं और उससे पैसे निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एकदम वैसा ही दिखता है, बस दोनों में एक वाइटल फ़र्क होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि आप अपने पैसे खर्च कर रहे होते हैं, पर क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि आपके बिहाफ में कोई और पेमेंट कर रहा होता है और जो पैसे आपको बाद में चुकाने होते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि उसका एक लिमिट होता है जिसको हम लोग क्रेडिट लिमिट कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च कर सकते हैं। जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको क्रेडिट कार्ड देता है तो एक लिमिट डिसाइड करके देता है कि आपको इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, आप उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। ये जो क्रेडिट लिमिट है ये आपकी सैलरी पे भी डिपेंड करता है और आपका जो क्रेडिट स्कोर है उस पर भी डिपेंड करता है। क्रेडिट स्कोर के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लिया आपको कोई इमरजेंसी हो गई और आपके पास अभी पैसे नहीं है, जैसे आपको कोई पेमेंट हॉस्पिटल में करना है और आपके पास अभी पैसे नहीं है बट आप कुछ दिन में उसको अरेंज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके वहाँ पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद क्या है कि आप जब उसका डेट आएगा, आपको पेमेंट चुकाने का डेट, आप उसको जाके चुका सकते हैं। इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपको कोई भी चीज़ ईएमआई पे ख़रीदनी है। मान लिया आपकी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं है और आपको कोई कॉस्टली आइटम ख़रीदना है, जैसे कि आपको एक लैपटॉप ख़रीदना है जो आपको काम की ज़रूरत है उसको, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप जाके उस चीज़ को ईएमआई पे ख़रीद सकते हैं। उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है और 6 महीने में आप उसको 6 किस्त में बांट के थोड़ा इंटरेस्ट दे के आप उसको चुका सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे भी काम करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको जिस बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको कार्ड दिया है, वो क्या करता है आपके बिहाफ में पेमेंट कर देता है और उसके बाद क्या होता है कि आपको उस पेमेंट को उस पार्टिकुलर डेट पे चुकाना पड़ता है। अगर आप उसको उस पार्टिकुलर डेट पे चुका देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या है कि आप उसमें से कुछ पैसा चुका के कुछ पैसा को आगे बढ़ा सकते हैं कि हम कुछ पैसा अगले महीने दे देंगे, तो उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप कुछ भी पैसा नहीं चुका पाते हैं तो उसमें आपको कुछ पेनल्टी यानी कुछ फ़ाइन आपको देना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट स्कोर। आखिर ये क्रेडिट स्कोर क्या होता है? ये क्या करता है, ये बताता है कि मार्केट में आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा होता है तो आपका ट्रस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। आपका अगर क्रेडिट स्कोर कम होता है तो मार्केट में आपका ट्रस्ट कम होता है। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये देखा जाता है कि आपकी जो पहले की हिस्ट्री जो आपकी क्रेडिट कार्ड की है वो क्या है, या जो आपने लोन लिया है उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके बाद आपने उसको कैसे पे किया है। इन सारी सब चीज़ों को देख के आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है, 300 और 900 के बीच में वेरी करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है मतलब आपको कार्ड मिलने के चांसेस कम है। अगर आपको कार्ड मिल भी जाता है तो कार्ड का लिमिट कम होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा है तो आपको कार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको अच्छे लिमिट मिल जाते हैं। इसलिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे आपको 300 से 900 के बीच में 750 एक बहुत स्टैंडर्ड क्रेडिट स्कोर माना जाता है। अगर उससे ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर है तो बहुत अच्छा है, अगर उससे कम है तो मार्केट में उतना अच्छा नहीं माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बैंक क्रेडिट कार्ड से कैसे कमाता है। इसमें क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का क्या होता है कि कुछ आपको एनुअल फीस होता है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आजकल फ्री भी आ गए हैं, बट नॉर्मली क्या होता है क्रेडिट कार्ड में एनुअल फीस होता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप कोई चीज़ ईएमआई पे ख़रीदते हैं तो ईएमआई पे ख़रीदने में आप कुछ उसको पे इंटरेस्ट देते हैं तभी आपको ईएमआई पे मिलता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पूरा पेमेंट मंथली साइकिल पे नहीं कर पाते हैं, कुछ पेमेंट आप अगले महीने करने जाते हैं, तब भी आपको कुछ इंटरेस्ट उसमें देना पड़ता है। उसके अलावा क्या होता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना भूल गए हैं या आप किसी कारणवश उसको पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपको उस पर कुछ पेनल्टी लगता है, यानी कुछ फ़ाइन आपको उसमें देना पड़ता है। तो ये सारे तरीके हैं जिससे बैंक आपसे पैसे कमाता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू।
तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, मंथली साइकिल चलता है। मंथली साइकिल का मतलब है कि आप एक महीने उसको पूरा यूज़ करते हैं और एक महीने यूज़ करने के बाद उसका मंथ के एंड में बिल जनरेट होता है। ये जो मंथली साइकिल होता है ये ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख से स्टार्ट होकर 30 तारीख को ख़त्म होगा। वो किसी भी रैंडम डेट को स्टार्ट हो सकता है और 30 दिन पे, जैसे आपको 6 अप्रैल से 5 मई तक का हो सकता है, इस तरह का कोई भी रैंडम डेट हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो आखिरी दिन होता है उस दिन आपको उसका बिल जनरेट होता है। मतलब एक महीना 30 दिन पूरा हुआ, 30 दिन में आपने जितना यूज़ कर लिया, उसके बाद मंथ के आखिरी दिन उसका एक बिल जनरेट होता है जिसको आप कहते हैं स्टेटमेंट क्लोजिंग डेट। उस दिन बिल जनरेट होता है। अब वो जो बिल जनरेट हुआ उसको आपको चुकाने का कुछ डेट होगा, कुछ लिमिट होगा कि तब तक आपको चुका देना है, तो उसको कहते हैं पेमेंट ड्यू डेट। तो ये जो स्टेटमेंट क्लोजिंग डेट है, मतलब आखिरी दिन है जिस दिन बिल जनरेट हो रहा है, और जो ड्यू डेट है जिस दिन आपको पेमेंट कर देना है, डेडलाइन है आखिरी दिन, उसके बीच में करीब 20-21 दिन का गैप होता है। अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली। जैसे कि आपका साइकिल स्टार्ट हो रहा है, मान लिया आपका साइकिल 5 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है और 4 मई को क्लोज हो रहा है। तो अगर 5 अप्रैल को आप कोई भी परचेजिंग करते हैं, मतलब फर्स्ट डे, साइकिल के फर्स्ट डे आपने कोई भी परचेजिंग, कोई भी ख़रीदारी कर ली, तो उसका पैसा आपको कब चुकाना होता है? तो आपने पहला दिन ख़रीदारी की तो 30 दिन का वो साइकिल हुआ, तो आपको 29 दिन वहाँ मिल गया। उसके बाद क्या होता है कि आपको पेमेंट करने के, मतलब जिस दिन बिल जनरेट होता है और बिल जनरेट होने के बाद जो आपका ड्यू डेट होता है उसके बीच में 20-21 दिन का गैप होता है। तो लगभग आपको 49 से 50 दिन आपको मिल जाता है अगर आप पहले दिन ख़रीदारी करते हैं। उसी तरह से आप जितना लेट करते जाते हैं उतना कम आपको गैप मिलता है पैसे चुकाने के लिए। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मान लिया आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, 2-3 क्रेडिट कार्ड है, या फिर आपके रिलेटिव्स के पास है, तो आप कोई ऐसा पेमेंट कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा गैप ज़्यादा चाहिए, तो आप ये देख सकते हैं कि उस पार्टिकुलर डेट पे, उस दिन जिस दिन आप ख़रीदारी कर रहे हैं, किस क्रेडिट कार्ड में आपको ज़्यादा गैप मिलता है। ये काफ़ी यूज़फुल होता है और हम लोग इसको अक्सर यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा सैलरी का एक पार्टिकुलर डेट है, मंथली सैलरी आती है, तो हम लोग इस चीज़ को अरेंज करके देख लेते हैं कि पार्टिकुलर सैलरी के बाद कौन सा डेट पड़ रहा है, ताकि हमारी सैलरी आ जाए तब उसको हम चुका देंगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। तो आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स में देख सकते हैं जो आपके लिए सबसे यूज़फुल हो, जिसमें सबसे ज़्यादा गैप है, सबसे ज़्यादा दिन मिल रहे हैं पेमेंट करने के लिए, आप उस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में एक और कॉन्सेप्ट होता है मिनिमम बैलेंस का। अब मिनिमम बैलेंस क्या होता है? जब भी आपका क्रेडिट कार्ड बिल जनरेट होता है, मंथ के जो साइकिल चलता है मंथली, उसके आखिरी दिन, तो उसमें एक लिखा होता है कि मिनिमम बैलेंस आपको इतना पे करना है, जो कि आप जितने की ख़रीदारी करते हैं उसका एक पार्टिकुलर हिस्सा होता है, जनरली 5% होता है। उसका ये मतलब होता है कि आपने मान लिया कि आपने 10,000 की ख़रीदारी कर ली है उस पूरे महीने में, तो आप अगर 10,000 पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप मिनिमम कुछ पैसा पेमेंट कर दीजिए, बाकी पेमेंट आप आगे कर सकते हैं। बाकी पेमेंट में आपको कुछ इंटरेस्ट देना होगा, बट वो आप नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं या उसके आगे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको उतना पेमेंट करना होगा जो मिनिमम बैलेंस है, उससे कम आप नहीं कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक सवाल और बहुत ज़्यादा आता है कि क्या हमें क्रेडिट कार्ड उस बैंक का लेना चाहिए जिसका हमारा अकाउंट है, या हम किसी भी बैंक का ले सकते हैं? मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने दोनों क्रेडिट कार्ड लिया है। जिस बैंक का अकाउंट था उसका भी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है और जिसका अकाउंट नहीं था वो भी मैंने यूज़ किया। उसमें एक वाइटल फ़र्क होता है, ये मिनिमम बैलेंस वाला फ़र्क होता ये है कि अगर आप किसी अकाउंट जो आपका है उससे अगर आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं, अगर आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो उसमें मिनिमम बैलेंस ऑटो डेबिट हो सकता है। अगर आपके अकाउंट में ऑटो डेबिट नहीं होता है तो आप उसको इनेबल करा सकते हैं। तो आपके अकाउंट में अगर पैसा है और आप पेमेंट करना भूल जाते हैं तो क्या है, उसमें ऑटो डेबिट हो जाता है क्योंकि मिनिमम बैलेंस आपका पे हो गया। लेकिन अगर वो केस देखिए जिसमें बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो उसमें तो आपके पास कहीं पैसे नहीं हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जाके उसमें पैसे पेमेंट करने पड़ते हैं। जैसे आप ऑनलाइन बैंकिंग में कहीं जाके कोई परचेजिंग करते हैं उसमें पेमेंट करते हैं, उसी तरह से आपको जाके उनके लॉगिन करके वहाँ आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो वहाँ तो ऑटो डेबिट की फैसिलिटी नहीं है। तो मान लीजिए आप मिनिमम बैलेंस देना भूल जाते हैं तो आपको डायरेक्टली उसमें पेनल्टी लग जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब हम लोग इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट में जा रहे हैं कि जो बैंक्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो कैसे करते हैं। मान लिया कि आपने मिनिमम पेमेंट कर दिया है कि जो 5% का मिनिमम पेमेंट होता है वो आपने कर दिया, तो जो बाकी पैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है अब हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ देखना है। जैसे कि हमने एज्यूम किया कि हमारा साइकिल जो है, जो एक मंथली साइकिल है, वो 18 फेब से 20 मार्च तक का है। मतलब हम 18 फरवरी से 20 मार्च तक कितना भी हम कुछ भी ख़रीदारी कर सकते हैं, ठीक है।
उसका चूँकि 20 मार्च तक है तो लास्ट डे है, तो स्टेटमेंट उसका आएगा लास्ट दिन, यानी उसका जो बिल जनरेट होगा वो 20 मार्च को जनरेट होगा, क्योंकि वो साइकिल का आखिरी दिन है। ठीक है, अब उसका ड्यू डेट मैंने जैसे बताया कि वो लगभग 20 दिन 21 दिन के बाद आता है, तो हम मान लेते हैं कि उसका ड्यू डेट 10 अप्रैल को है। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट डे हो गया 20 मार्च, आखिरी दिन जिस दिन बिल जनरेट हो रहा है, और ड्यू डेट हो गया 10 अप्रैल। ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं कि परचेजिंग, चूँकि साइकिल हमारा 20 मार्च लास्ट डे है और 18 फरवरी से साइकिल स्टार्ट है, ये यानी कि 30 दिन का ये साइकिल है। तो इस साइकिल में हमने परचेजिंग की तो हमने 2 प्रोडक्ट खरीदा। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने खरीदा 1 मार्च को, डेट याद रखिएगा, 1 मार्च को हमने एक प्रोडक्ट खरीदा 1200 रुपये का। ठीक है, जो कि एक पेन ड्राइव मान लिया कि 1200 रुपये का खरीदा। दूसरा प्रोडक्ट हमने मान लिया कोई बुक खरीदा 800 रुपये का 10 मार्च को। 1 मार्च को एक प्रोडक्ट, 10 मार्च को एक प्रोडक्ट, 1200 का और 800 का। ठीक है, जो मेरा कार्ड है उसमें जो इंटरेस्ट आता है वो 3.49% का इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो वो हम लोग याद रखेंगे 3.49 का। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो चूंकि इसका ड्यू डेट था 10 अप्रैल, मतलब जो आपका लास्ट डेट था पेमेंट का, जो डेडलाइन था वो 10 अप्रैल का था, तो 10 अप्रैल को मान लिया आपने मिनिमम पेमेंट, यानी 2000 का मिनिमम बैलेंस जो है 5% का, यानी कि आपने 100 रुपया उसको पे कर दिया। 2000 में से 100 रुपया आपने उसको पेमेंट कर दिया। 1200, 800, 2000 का आपने खरीदारी की, 100 रुपया उसको पेमेंट किया, तो 1900 रुपया आप कैरी फॉरवर्ड करें कि हम अगले महीने पेमेंट करेंगे। समझ गए इतना? अब जब 1900 रुपया आप आगे बढ़ा रहे हैं तब तो वहाँ पे अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि आप दोनों डेट याद रखिएगा, क्योंकि अब क्या होगा, जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो इस महीने के स्टार्ट से नहीं होगा, इस साइकिल से नहीं होगा। आपने जिस दिन से प्रोडक्ट खरीदा था उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। तो जैसे आपने 1 मार्च को 1200 रुपये की पेन ड्राइव खरीदी थी तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन 1 मार्च से स्टार्ट होगा। और अगर जो दूसरा प्रोडक्ट आपने बुक 800 रुपये का खरीदा था 10 मार्च को, तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन 10 मार्च से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे पहला ड्यू डेट तक, यानी कि 10 अप्रैल तक। और जो फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो अगले महीने यानी 20 अप्रैल को आएगा। लास्ट आया था 20 मार्च को, जिसमें हमने सिर्फ 100 रुपये दिया था। अगला स्टेटमेंट आएगा 20 अप्रैल को। तो 20 अप्रैल को जो स्टेटमेंट आएगा, जो आपका बिल जनरेट होगा, तब आपको कितना पे करना होगा ये अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जो मैंने कहा कि फर्स्ट डे से देखेंगे तो 1200 रुपये पे आपका ड्यू डेट तक यानी 10 अप्रैल तक का क्या कैलकुलेशन जाएगा। आपका 1 मार्च को आपने ख़रीदारी की और 10 अप्रैल यानी ड्यू डेट तक, जिस दिन आपने 100 रुपये पेमेंट किया, ठीक है, उस दिन तक होगा 41 डेज़। तो 41 डेज़ का 1200 के हिसाब से 3.49% लगा के आपको देना होगा, जो कि आएगा आपको 56 रुपया 45 पैसा। समझ में आया? तो जैसे अब इसमें 1200 रुपये का आपने 41 दिन का निकाला, उसी तरह से बुक आपने 10 तारीख को खरीदा था, इसमें कम दिन हो जाएंगे, तो इसमें आपको 32 दिन हो गए। तो 800 रुपये का 32 दिन यानी 10 मार्च से 10 अप्रैल तक। तो पिछला था जो पेन ड्राइव का हमने देखा 1 मार्च से 10 अप्रैल 41 डेज़, तो उसका आपका आया 56 रुपये 45 पैसा। अब इसका 800 रुपये का 32 दिन आया 10 मार्च से 10 अप्रैल, जो कि आया 29 रुपया 37 पैसा। ठीक है, अब तो हमने 10 अप्रैल तक देखा है। अब क्या है कि स्टेटमेंट तो आना है 20 अप्रैल को, तो अब 10 अप्रैल को आप 100 रुपये पेमेंट कर चुके हैं, तब 100 रुपया उसमें से घट जाएगा। अब क्या है 1900 रुपये का जो 10 दिन का लगेगा, तो 1900 रुपये का 10 दिन का यानी 11 अप्रैल से 20 अप्रैल का 21 रुपया 80 पैसा ये लगा, तो 3 आ गया, यानी 56 रुपया 45 पैसा, 29 रुपया 37 पैसा, और तीसरा आ गया 21 रुपया 80 पैसा। तो ये टोटल आ गया आपका जो इंटरेस्ट 107 रुपया 63 पैसा। ठीक है, यही नहीं, यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। उसके बाद क्या है 18% उसमें जीएसटी लगता है, तो 18% जीएसटी का मतलब 19 रुपया 37 पैसा उसमें जीएसटी है। तो अब क्या है कि जो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका हो जाएगा वो तो आपका जो 19 रुपया बचा हुआ है वो 1900 रुपया प्लस जो टोटल इंटरेस्ट आपका वो था 107 रुपया 63 पैसा, जो तीनों हमने इंटरेस्ट जोड़ा, उसके बाद 19 रुपया 37 पैसा है जीएसटी, यानी 2027 रुपया। तो जो आपने 1900 रुपया पेमेंट नहीं किया था और आगे बढ़ा दिया था, उसके लिए आपको 2027 यानी 127 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना होगा नेक्स्ट साइकिल में। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसमें क्या था कि आपने मिनिमम पेमेंट जो आपको करना था ड्यू, वो आपने कर दिया था। मान लिया आपने वो भी पेमेंट नहीं किया है, तो जब आपने वो भी पेमेंट नहीं किया है तो क्या होगा, आपको उसमें कुछ पेनल्टी देना होगा, आपको कुछ फ़ाइन लगेगा। अब उसमें क्या होता है कि आपका जो मिनिमम पेमेंट होता है, ड्यू होता है, ये उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपका जो मिनिमम पेमेंट है
वो जितना है उतना आपको फ़ाइन देना पड़ता है। लेकिन उसका एक मिनिमम लिमिट है 250 का और मैक्सिमम 1200 का। मतलब अगर आपका मिनिमम पेमेंट 250 से नीचे है तो आपको 250 तो देना ही है, उससे कम आप नहीं दे सकते। लेकिन अगर 1200 से ज़्यादा आता है तो फिर आप मैक्सिमम 1200, और उसके बीच में अगर आता है तो जितना आपका मिनिमम पेमेंट है उतना आपको देना होगा। यानी 800 है तो 800 देना होगा, 1000 है 1000 देना होगा। लेकिन अगर 1500 हो गया तो आपको 1200 मैक्सिमम देना है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आप जाके कैश भी निकाल सकते हैं। उसी तरह से जैसे आप डेबिट कार्ड में ATM पे जाके कैश निकालते हैं, उसी तरह से आप जाके कैश निकाल सकते हैं। पर इसमें क्या होता है कि कैश निकालने की भी एक लिमिट होती है। जिस तरह से क्रेडिट लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड पे खर्च करने की, उसी तरह से कैश निकालने की अलग लिमिट होती है, जो कि क्रेडिट लिमिट के बराबर नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि वो अराउंड 40% होती है, और वो बैंक टू बैंक डिफर करता है। वो 30 भी हो सकता है, वो 50 भी हो सकता है। चूँकि आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके ATM से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक आपसे कुछ ना कुछ चार्ज तो करेगा ही। अब इसमें क्या होता है कि बैंक आपको मिनिमम 300 रुपये चार्ज करता है, या 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट जितना आप निकाल रहे हैं। अगर जितना आप अमाउंट निकाले हैं उसका 2.5% 300 से ज़्यादा है तो आपको उतना पेमेंट करना होगा, और नहीं तो 300 रुपया मिनिमम पेमेंट आपको करना ही होगा अगर आप उसमें से कैश निकालते हैं तो। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आप जिस समय से पैसा निकालते हैं उसी समय से इंटरेस्ट कैलकुलेशन शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि मंथली 3.3% के रेट से आपको इसमें इंटरेस्ट लगता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसमें डेली रिड्यूसिंग बैलेंस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपको जैसे पैसे आपके पास आए आप उसी टाइम चुका दीजिए। तब क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन उसी पॉइंट ऑफ टाइम से कम होता चला जाएगा। इसलिए जैसे आपको पैसा आए उसी दिन आप जाकर चुका दीजिए। तो अब तक हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी बातें की कि क्रेडिट कार्ड में ऐसे चार्ज होता है, ये कैलकुलेशन होता है, इतना इंटरेस्ट होता है, इतना चार्ज होता है। और फिर भी मैंने आपको बताया कि मैं खुद भी क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, 2 क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत सारा फ़ायदा भी है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था तो मैंने सोचा उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रेडिट कार्ड से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और ब्रॉड लेवल पे जो उसका नुकसान है और फ़ायदा है उसको डिफ्रेंशिएट करके हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।